नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। रामचरितमानस पर हमले के मायने क्या हैं? आपको याद होगा जो तस्वीर हमारे पीछे लगी है, ये है बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर। रामचरितमानस और उनकी चौपाइयों को लेकर इनका जो बयान था बहुत विवादास्पद था और जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जो राम को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, गुणगान उसका गाते हैं, उसके अनुरूप अपने जीवन की यात्रा को चलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बेहद गहरा दुख पहुंचा। सवाल था कि आखिर इन्हें समझाएगा कौन, लेकिन समझाया गया और उसके बाद पूरे फ्रेम से डॉक्टर चंद्रशेखर गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है यह मामला दब चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन एक ऑडियो वीडियो जो है वो सामने आता है और उसके बाद फिर एक बार जो भीतर मंशा जो थी वो खुलकर सामने आ जाती है। जरा इस वीडियो पर गौर फरमाइएगा। हाथ में उदय नारायण चौधरी के मोबाइल है और भी कुछ कार्यकर्ता हैं और रामचरितमानस और राम को लेकर, हिंदुओं को लेकर, उनकी भावनाओं को लेकर क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि A to Z का नारा लगाने वाली पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा है, ये पूरी बातचीत का ऑडियो वीडियो जो वायरल है आपके सामने रख रहे हैं। तो ये कहना है कि साहब भगवान राम जी सबरी के जूठ पर खाए, इसका मतलब उनका संदेश है कि जाति पाति खत्म करो जी। भगवान की सुपन बगैर टोम क्या है, संदेश है कि जाति पाति खत्म करो, ये बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन सबरी का बेटा जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन के मधुबनी मंदिर गया साहब, तो पाखंडियों ने उसको गंगा जल से धो करके पवित्र किया। उस समय धर्माचार्य लोग कहाँ बैठे हुए थे जी जी, समझे कि नहीं? उस समय जी किसका क्यों नहीं कटना चाहिए था पुरोहितों का? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन करके गए जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्नी को लेकर के, क्यों नहीं घुसने दिया गर्भगृह में जी जी। तो तुम जाति बना के रखना चाहते हो, हमको अछूत बना के रखना चाहते हो, मंदिर में घुसने नहीं देते हो और हमसे चंदा लेना चाहते हो, हमसे वोट लेना चाहते हो जी। ये तो नहीं चलने वाला है। तब देश में ये बहस का मुद्दा बन जाए। इस ढंग से बोलने से ना लोग नाराज नहीं होगा, जो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है ना जी जी। हार्ड ले लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। हम लेते भी नहीं है उस ढंग से, इसलिए हम लोग रामचरितमानस के जो अंश है उस पर हम चर्चा किए हैं कि हम भेजते हैं। अभी आप उदय बाबू को प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। राम हमको सिमलतल्ला भी देखना है जी जी। तो अब जो है चूंकि 6 तारीख को, चलिए 10 तारीख की तैयारी है। 10 फरवरी जब एक का कार्यक्रम होगा, कौन कौन लोग आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आएंगे, सीएम आएंगे, लेकिन उससे पहले माहौल कैसे बनाना है, एजेंडा कैसे सेट करना है। अभी तक आप आरोप लगाते थे, लेकिन आपके भीतर जो बात पल रही थी, आपके भीतर जो इच्छाएं थी, वो सामने आ चुकी हैं। और जो आप बाहर से नारा लगा रहे हैं, तो आप एक ही बात तो करते हैं, लेकिन आपकी सोच जेड वाली यहां पर हो जाती है। हमारे साथ आज की डिबेट में प्रेम रंजन पटेल हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है। परिमल कुमार जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और हमने कन्हैया बेलारी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें भी बुलावा भेजा है, कभी भी आ सकते हैं। सबसे पहले ये जो कह सकते हैं जो ताना बाना बुना जा रहा है, इसके मायने क्या है, इसी को तलाशने हम बैठे हैं। कहीं A to Z, कभी रामचरितमानस, और अब यह समझाया जा रहा है कि हिंदू हैं, राम को छोड़कर जो कहना कहिए। आप समझिए इस बात को लेकर के कि आप इस समाज को बनाने निकले हैं या इस समाज को खंडित करने निकले हैं, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जहां आप हमले करते हैं, उस बात से इतर आप हिंदुओं की भावनाओं को कितनी बार ठेस पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ आपके पार्टी के मेहता जी हैं, वो 10% का नारा लगाते हैं, अब 90 की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप रामचरितमानस और उस हिसाब से एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ये आरजेडी चाहती क्या है? परिमल कुमार जी, आप तो साथ में हैं आरजेडी के, आपको बेहतर समझ में आएगा। जरा बताइए कि आखिर चाहत क्या है और इस वायरल ऑडियो वीडियो पर क्या कहना है? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि जनता दल यूनाइटेड इस प्रकार के वीडियो या इस तरह के जो बयानबाजी है या इस तरह के स्टंट जो है
किसी के द्वारा भी हो, इसका खंडन करता है और उसके कभी भी हम लोग उसके समर्थक नहीं है बल्कि भर्त्सना करते हैं। दूसरी बात की हमारी मौलिक विचारधारा को आप समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी कि जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या है। जनता दल यूनाइटेड कठोर रूप से संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है, सभी धर्मों में आस्था और सभी धार्मिक ग्रंथों में आस्था, और जो धार्मिक ग्रंथ है उसके जो प्रेरक तत्व हैं, जो बेहतर तत्व हैं, उसको हम समाहित करते हैं सुशासन में, जैसा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने प्रूफ भी किया है। जहां तक धर्म का प्रश्न है तो हम लोग संविधान के अनुच्छेद 15 में पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले लोग हैं। इसमें प्रावधान है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, भी उसमें एक पार्ट है और भी तथ्य है, कास्ट भी है। तो जनता दल यूनाइटेड न धर्म की राजनीति करती है न जात पात की राजनीति करती है। एकमात्र हमारा ऐसे सिचुएशन में जेडीयू आरजेडी क्यों करने लगते हैं? आप गठबंधन महागठबंधन की बात क्यों नहीं करते? नहीं, आपके नेता क्या सोचते हैं? भाई साथ मिलकर जब सरकार चला रहे हैं, पूछता हूं, साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, आप इंजन में सुनिए, आप स्कूटर के इंजन में नट बोल्ट प्लग इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, हम स्कूटर की बात कर रहे हैं। स्कूटर की जो रफ्तार है, अब आप कहिए कि नहीं उसमें तो नट जो है वो हमारा वाला है, हम उसी पर केंद्रित हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर आरजेडी की तरफ से ऐसी बातें आ रही हैं और कोई एजेंडा सेट किया जा रहा है भीतर खाने, तो क्या इससे आप बच पाइएगा? देखिए, स्पष्ट कर दें कि हमारी नीति, हमारी विचारधारा काफी प्रभावी है और सशक्त है, और यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी विद डिफरेंस के रूप में जानी जाती है। जहां तक धर्म के संदर्भ में हम लोगों का मानना है, संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार ये क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री के इस वायरल ऑडियो पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेता भी ने कहा और हम लोग संपूर्ण जनता दल यूनाइटेड इस प्रकार के विचारधारा से सहमत नहीं है, राइट। और आप देखें कि यदि इस प्रकार के कोई धार्मिक विभेद या भेदभाव उत्पन्न करके समाज में उन्माद पैदा करना चाहता है तो जनता दल यूनाइटेड तो प्रारंभ से इसका विरोध करती आई है। सैद्धांतिक मेरा विरोध है इन तत्वों पर। हम उनको यहाँ पर आप सैद्धांतिक विरोध करते हैं डॉक्टर संजय कुमार, यहाँ पर आप विरोध का तरीका देख पा रहे हैं। रामचरितमानस पर जब उनके चौपाइयों पर जिससे आस्था, जिसके अलग अलग मायने, अलग अलग मतलब हैं, और हर मंच से हर प्रवचन करता जो है इसके अलग अलग तरीके से पॉजिटिव सेंस लोगों को बताते हैं कि इस चौपाई का मतलब ऐसे है, इसे ऐसे समझिए, जीवन में ऐसे उतारिए, और उसी में कुछ जो निगेटिव लोग हैं उसके मतलब कुछ अपने तरीके से निकाल लेते हैं। हमारा सवाल है, जो ऑडियो अभी एजेंडा सेट के तौर पर सामने आया है, इसे हम कह रहे हैं कि एजेंडा सेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, देखिए इसे मत बतियाइएगा, वैसे बतियाइएगा जो हम कह रहे हैं, और वैसे अगर बतियाइएगा ना तो फिर हिंदू नाराज नहीं होगा। आप समझिए कि किस तरीके से हिंदू बैकबोन को क्रैक करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे संजय जी? प्रयोग चल रहा है कि कैसे चीजों को बांटा जाए और कहां पर हैमर किया जाए जिससे समाज बट जाए, इसी की कोशिश की जा रही है। भाई पढ़े लिखे विद्वान लोगों की बात तो छोड़ दीजिए कि वो व्याख्या क्या करते हैं, उसके अर्थ क्या हैं, भाव क्या हैं, दृष्टांत क्या हैं, उसके मायने क्या हैं। वैसे निरक्षर लोग जो सूरीनाम जा रहे थे, जो फिजी जा रहे थे, जो मॉरिशस जा रहे थे, वहां गन्ने की खेती के लिए जो मजदूर के रूप में जा रहे थे, वो भी भारत से जब जा रहे थे तो अपने साथ गंगा जल और रामचरितमानस ले करके गए थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये रामचरितमानस जो है हमारे संस्कृति का पाथेय है। वैसे निरक्षर लोग, उनकी आस्था थी, उनका भरोसा था। और आप साहब कैसे कंट्राडिक्टरी बोलते, एक तरफ कहते हैं कि राम जो जूठे बेर खाते हैं सबरी के, ये किसने लिखा? अगर ये तुलसी ने लिखा तो वो समावेशी संस्कृति का जनक, वह आदमी, वह नफरत का ग्रंथ कैसे लिखने वाला बन गया? अगर आपने ही कहा कि वो राम जो थे वो सबरी के जूठे बेर खाए, तो जूठे बेर खाने वाला और उस पर लिखने वाला व्यक्ति नफरती ग्रंथ का कैसे ये हो गया? और तुलसी ने देश और काल से अलग हट करके हर पर लिखा। अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर भी रामचरितमानस के कितने अध्याय को और कितने खंड को उन्होंने पढ़ा है मुझे नहीं पता है, और कितने कांड को पढ़ा है, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर भी तुलसी उसी तरह से प्रहार करते हैं जैसे अन्य चीजों पर। लेकिन अब मंत्री जी को लग रहा है कि ये भगवान वाली बात, राम वाली बात शायद एक बहुत अपील नहीं करेगी। एक सवाल है, ये बीजेपी के दिग्गज नेताओं के यात्राओं से डर का माहौल तो नहीं है? क्या माने, ये इफेक्ट किस बात का है? हो सकता है, राजनीति में चलता है।
अगर फिर ये लोग शिला ले करके और घूम रहे हैं और अयोध्या उनको ले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कमंडल का जवाब मंडल देने के लिए कोई एजेंडा की पृष्ठभूमि तैयार हो रही होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जो आपके सवाल हैं, फिर आप A to Z की बात कैसे कर रहे हैं भाई? अगर सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भगवान राम सब में आपका भरोसा है, फिर इसको बांटना क्यों चाहते हैं? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहीं वोट के लिए कुछ करता है, आपके पास मुद्दे की कमी हो गई है क्या? फिर ये बांट करके क्या बतलाना चाहते हैं? यही बिहार रहा है उसका जनक। जब देवघर मंदिर में दलितों का प्रवेश निषेध था, इसी बिहार का एक मुख्यमंत्री था जिसने आजादी दिलाई थी, कहे कि नहीं मंदिरों में पहले दलित प्रवेश करेंगे तब कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा। और फिर आप उस कालखंड को न देख करके आप वर्तमान में चीजों को, एक दो चीजों को जोड़ करके और समाज को उकसाने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज का नौजवान इस बात को भली भांति समझता है। इसलिए मैं समझता हूं, अगर भगवान सत्य है, उसमें आपकी आस्था है, अगर सबरी में आपकी आस्था है, रामचरितमानस लिखने वाला व्यक्ति जिसने सबरी को भी देखा और राम को भी देखा, जो समावेशी संस्कृति का प्रतीक रहा, तो आप कैसे समाज को बांट देंगे? और आपके बांटने से समाज बढ़ जाएगा क्या? आप बांटिए, देखिए कोशिश करके। अगर लगता है कि कुछ इस तरह के दृष्टांत दे करके, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके हम समाज को बांट लेंगे, तो अब बड़ा पढ़ा हुआ शिक्षित समाज है और डिजिटल युग का समाज है, जिसके पास हर इंफॉर्मेशन है, हर व्याख्या है, हर तरह की समझ है, परिस्थितियों की जानकारी है। मुझे नहीं लगता है कि यह प्रयोग बहुत सफल होगा। चलिए, इसमें एक बात तो जरूर है कि सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती। आप जो दिखने में दिखाना जैसा चाह रहे हैं और दिख भी रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा अगर उस तरह की नहीं है, हमने कहा ना कि Z वाली अगर है तो फिर A नहीं दिखेगा। और उसी बात का परिचायक है कि ऐसे ऑडियो यदा कदा वायरल हो जाते हैं और सच्चाई पता चलती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप समझा रहे हैं जनाब, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे बोलिए, हिंदुओं को चोट नहीं पहुंचानी है, आखिर हम हिंदुए हैं ना। आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, एजेंडा सेट करने के लिए, वोट बटोरने के लिए आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? सवाल इस बात को लेकर है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, एक बात जो हमने संजय जी से पूछने की कोशिश की कि अमित शाह का जब दौरा सीमांचल से शुरू हुआ और अमित शाह फिर लगातार अब दौरे पर दौरे करेंगे, तो अब इन्हें ऐसा तो लग रहा है कि भाई अब हिंदू जो हैं, अब हमें तो लगता है इसमें आपको फायदा हो जाएगा। आपके क्या समझ रहे हैं? ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, इसमें हमें बीजेपी को फायदा ज्यादा नजर आता है। आप समझ पा रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, हम लोग फायदे की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग राजनीति को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारा ध्येय तो राष्ट्र का निर्माण है। हमारा देश है भारत की संस्कृति के ऊपर अनुरूप भारत को विश्व गुरु बनाना, सर्वशक्तिमान बनाना, सर्वगुण संपन्न बनाना और परम वैभव पर ले जाना, उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना। हमारा ध्येय वो है। ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। हम लोग जो है सत्ता को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि देश की प्रगति, देश का विकास कैसे हो, देश का प्रभुत्व कैसे पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित हो, इसके लिए काम करते हैं। ये लोग गुप्त एजेंडे के आधार पर काम कर रहे हैं और उसके लिए जो है ये सब कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसी से हमको वोट मिलेगा, इसी के माध्यम से हम जो है समाज को विखंडित करेंगे, देश के अंदर तनाव पैदा करेंगे, देश को विभाजन करेंगे, तब हमको लाभ होगा। और इसीलिए ये लोग इस प्रकार की कामें कर रहे हैं। एक बहुसंख्यक वर्ग, भारत की संस्कृति के अनुरूप, भारत का जो लोगों के आस्था का प्रतीक है, उसके मन पर जो है आघात पहुंचा करके और एक खास वर्ग के लोगों को कैसे हम अपना वोट बैंक बना सके, इसके लिए ये लोग उस गुप्त एजेंडे के आधार पर ये सब लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा है, ये लोग जातिवादी पार्टियां, ये लोग क्षेत्रीय आधार पर काम करने वाली पार्टियां, व्यक्तिवादी पार्टियां, इनका कुछ ना कुछ इसी प्रकार का एजेंडा होता है ताकि उसका लाभ हमको प्राप्त हो जाए। यही जो है राजद कभी जो है इस राज्य के अंदर में जो तनाव, जातीय तनाव पैदा किया, जिस प्रकार से भूरा बाल साफ करो, कुक्कुर मारो, कभी जो है M22 समीकरण बनाने वाले और उस बाद में A to Z की पार्टी का करके आज जो है हिंदू सनातन धर्म पर किस प्रकार से कुठाराघात कर रहे, किस प्रकार उनके मनों पर आघात पहुंचाने का काम कर रहे। राम कोई जो है भारत के और केवल हिंदुओं के व्यक्ति नहीं है,
राम को मानने वाले बहुत सारे देश हैं। इंडोनेशिया तो मुस्लिम देश है, लेकिन इंडोनेशिया में चले जाइए, रामलीला का मंचन सालों साल होता रहता है, और वहां के लोगों से आप पूछिए तो वहां के लोग कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज थे। जावा, सुमात्रा, ऐसे कई सारे देश हैं, बर्मा, मलेशिया, उन सब देशों में जो ऐसे राम को मानने वाले लोग हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं, राम को अपना भगवान मानते हैं, राम को अपनी संस्कृति का घोतक मानते हैं। सब मान रहे हैं, तो लेकिन आरजेडी का जो मानने का तरीका, आरजेडी के जो मंत्री उनके मानने का तरीका बदल क्यों जाता है? कन्हैया भिलारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कन्हैया भिलारी जी। ऑडियो तो आपने सुन ही लिया होगा, क्योंकि हाँ, ऑडियो तो आपने सुना होगा कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या समझा रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब A to Z वाली बात तो अब बेमानी यहाँ पर लगती है कि जिस तरीके से इसे बचाकर चलना है, राम को बचाकर चलना है, किसे बोलना है, कैसे सवर्णों को ट्रैप करना है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी हमें जरा बताइए, आपकी समीक्षा क्या कहती है? अरे ये 2024 की तैयारी है, ये ऐसे समझिए। अब एक जो है वो जो है हिंदू को अपना एजेंडा बनाए हुए हैं, अपना बनाने का प्रयास, मंडल रिटर्न्स, मंडल 2 जो भी कहिए, वो जो है हिंदुत्व, वो मंडल कमंडल में मंडल अपना घुसा लिए है, राज कर रहे हैं। तो देख लिए है ये लोग, मंडल को निकालना चाहते हैं। ये बोले रामचरितमानस जो कुछ चौपाई है उसके विरोध कर रहे हैं, और उसी के आधार पर ये अपना प्लिंथ बना रहे हैं, अपने हवा बना रहे हैं, अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। ये असली लड़ाई है। हिंदुत्व राम, अब जात कहिएगा जो कहिए, लेकिन ये असली में है मंडल रिटर्न्स की तैयारी कर रहे हैं, मंडल 2 की, पूरे देश भर में। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो या चंद्रशेखर की हो या जो भी लोग बोल रहे हैं, यही बात है। दे आर नॉट अपोज टू द रामा, ऐसा वो बोल रहे हैं। राम का कौन विरोध कर सकता है? इसीलिए असली लड़ाई यही है, समझिए। अब इसमें जो सफल हो जाए, क्योंकि यहाँ से भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपना जो है मैदान में फेंकने ही वाले हैं, और उधर से है तो यही नीतीश कुमार की घेराबंदी लोग कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं लोग, ये सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है कि हम लोग मंडल रिटर्न किया जाए, और कुछ नहीं है। लेकिन बात उसकी है ना कि अब तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये क्या रिटर्न चाहते हैं। अब ऐसे में अगर आप आबादी को देख लीजिए, जनसंख्या को देख लीजिए, उस हिसाब से गुणा गणित क्या कहता है आपको, कितने कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि ऑडियो तो वायरल है, अब सबके मोबाइल में है। यही सवाल हम डॉक्टर संजय कुमार से पूछते हैं। तब तक कन्हैया भिलारी जी का जो टेक्निकल इशू है उसे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, क्या लगता है, सफल होंगे नहीं होंगे? 24 की बात तो कह रहे हैं, 24 की बात आप भी कह रहे हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है, इसे दूर तक ले जाना है। बात यह है कि जिस 90% का 108 माला का जाप मेहता जी कर रहे हैं, पहले 10% का जाप कर रहे थे, अब 90% पर आए हैं। हमें उन्हें लेकर चलना है। डर इस बात को लेकर के है कि कहीं बीजेपी के साथ सभी न राम के नाम पर सब एक हो जाएं। होना भी चाहिए, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके साथ तो हमें खड़ा ही रहना चाहिए। डॉक्टर संजय, फायदे नुकसान की बात आप कर लेते हैं। अगर 24 की ही बात है तो कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है? मुझे नहीं लगता है कि नई पीढ़ी को इस तरह से ये समझा पाएंगे कि ये लोग आपसे नफरत करते हैं और इन लोगों से आपको नफरत करनी चाहिए। इस बात को ये समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नई पीढ़ी इसको समझ नहीं पाएगी, क्योंकि नई पीढ़ी शिक्षित पीढ़ी है, अशिक्षित पीढ़ी नहीं है। और जो शिक्षित पीढ़ी है उसको इंटरप्रिटेशन आता है। वो केवल आप कुछ बोल देंगे, कुछ उदाहरण दे देंगे और उस पर वो भड़क जाएंगे और एक गोलबंदी हो जाएगी, और वो गोलबंदी आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, उसको आप वोट में तब्दील कर देंगे। इतना आसान अर्थमेटिक नहीं होता है राजनीति में। आप कोई बात बोल रहे हैं तो आप उस बात को बोलने के पीछे का अगर मकसद लोगों को समझ में आ गया तो फिर आपको घाटे हो जाएंगे। जो आप फायदा और लाभ की बात कर रहे हैं ना, तो मैं स्पष्ट बोलता हूं कि इसके घाटे उनको हो जाएंगे। और स्वाभाविक रूप से फायदा किसको मिलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इनको इस बात का घाटा हो जाएगा कि आप बांट कर करके आप चाहते हैं कि वोट का बंटवारा करें, और वोट का बंटवारा जो हो उसका फायदा हमको मिल जाए। तो जब आप अपनी मंशा साफ कर देंगे और लोगों को लगेगा कि ये हमारे हितों के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम कोई ऐसी भावनात्मक बात बोलें, ऐसा सेंटिमेंटल बात बोलें जिससे आप रिएक्ट कर जाएं
और उस गुस्से में आप अपना वोट हमें दे दें या हमारे पक्ष में आप गोलबंद हो जाएं। तो जो नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, जो समझदार पीढ़ी है, वो इस बात को बखूबी समझती है। कन्हैया बिलारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया बिलारी जी, डॉक्टर संजय का कहना है कि नई पीढ़ी को समझा पाना, जो समझाने की कोशिश आरजेडी वाले कर रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है, या फिर कोई भी पार्टी। नई पीढ़ी अपना दिमाग जरूर लगाएगी। राम के नाम पर सभी एक होंगे। हाँ जी, मैं संजय जी को सुन रहा था जी, मैं संजय जी को सुन रहा था। हमको ये बताया जाए कि जो ये मतलब घाटा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि जो पार्टी या जो पार्टियां दिन भर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वो क्या कर रहे हैं लोग? आर दे नॉट डिवाइडिंग द सोसाइटी ऑन द रिलीजन लाइन? तो वो रिलीजन का अपना बनाए हुए हैं हथियार। वो एक बहुत बड़ा समझते हैं कि ये तोप है, बम है, जिससे हम फिर सत्ता में आ जाएंगे। जो भी हो, हम नाम नहीं लेंगे, तो ये अपना बना रहे हैं। तो अब घाटा हो जाएगा। मैं जितना ये समझ रहा हूँ, इनको लगता है कि फायदा हो जाएगा, तो ये अपना जो है ये कर रहे हैं। जातीय आधारित जनगणना भी कराना है उत्तर प्रदेश में। अभी तो मैं कई मित्र पीढ़ी के यहाँ भी हम लोग के घर आदमी आया था, पूछ रहा है कि किस जात के हैं, राजपूत है, बाबल है, भूमिहार है, कुर्मी है, कोरी है। वहां भी तो शुरू हो गया है, बिना इसके होगा नहीं। शुरुआती दौर में मंडल जब लागू होता था, कितने लोगों ने विरोध किया था, कितनी पार्टियां विरोध की थी। बाद में लगा कि बिना इससे काम होगा नहीं, इसलिए उसमें कमंडल में मंडल ढुकाओ। तो ये तो होगा ही। अब फायदा घाटा तो चुनाव में न पता चलेगा, लेकिन इनको लगता है कि इस हथियार से हमको 24 में बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो अपना लिए हुए हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, 1 मिनट का समय हमें। आपने दोनों ही विशेषज्ञों या जो रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसमें उनके साथ नौजवान नहीं होंगे। ठीक है, 1 मिनट का समय। प्रेमरंजन पटेल जी, अपनी बात को आप कंक्लूड कीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं उसी बात को कर रहा हूं कि हम लोगों का कहीं से जो ऐसे सत्ता केवल साध्य नहीं है, सत्ता को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम सत्ता के लिए केवल जो ऐसे काम नहीं करते हैं। सत्ता तो आवश्यक है देश के निर्माण के लिए, और देश के निर्माण के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश के सशक्तिकरण के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। और उसको बाकी लोग तोड़ कर करके, उसको अलग अलग पार्टों में बांट कर करके और देश को कमजोर कर करके सत्ता हासिल करना हमारा ध्येय है। देश की मजबूती, देश को कैसे हम दुनिया के स्तर पर स्थापित करें। दुनिया, हमारे महापुरुषों ने भी कह रहे हैं कि दलितों वंचितों को जो परसेंटेज है 90% की जो बात कर रहे हैं, तो उनका भी यही कहना कि हम उनके उत्थान के लिए लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हम समग्र विकास पर हमारे देश की संस्कृति। कन्हैया बिलारी और डॉक्टर संजय कुमार ने सही कहा कि इसके लिए थोड़ा वक्त इंतजार कर लीजिएगा। जब 24 के इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सफल होता है, कौन असफल होता है। लेकिन बात यह है कि जब आप अपने आराध्य की बात करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी मानते हैं, और जिनकी मानते नहीं, उनको मानते हुए अपने रास्ते को भी, अपने जीवन को भी उसी शैली में ढालने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर बात सेंटीमेंट से जुड़ती है। लेकिन जो बातें लीक हो गई हैं, उन सेंटीमेंट को आहत करने के लिए काफी हैं। खबरें लगातार जारी हैं। आपका बने रहने के लिए, हमारे साथ इस डिबेट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।